हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 25 मई को सभी लोग को पता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है। तो गाइस इसमें सब आप लोग को अभी तक पता चल ही गया होगा मार्केट में जो टेक्निक्स चल रही हैं जीएस के लिए, पेपर वन के लिए और सी सेट के लिए। दोनों को ही आपने टेक्निक से कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ हैक्स हैं, लॉजिकल गैसिंग है, उससे आपने सॉल्व करना पड़ेगा। तो जीएस में तो लॉजिक लगा करके आप 100+ मार्क्स लेके ही आ जा रहे हो, लेकिन सी सेट में फिर भी आप लोग फेल हो जा रहे हो। तो सी सेट के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि शुरू के लगभग 40 मिनट के आसपास जितना भी कॉम्प्रहेंशन आपने करना है कर लो, और बचे हुए आपके पास जो 80 मिनट्स होंगे उन 80 मिनट्स में आप क्या करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। इसमें से भी आप रीजनिंग पहले करेंगे, ऑलमोस्ट आप 15 से 16 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे और 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स के करेंगे। कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखते हैं, आज मैं इसी तरीके से एक कॉम्प्रहेंशन के लिए आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक और टिप्स लेकर के आया हूँ। तो गाइज़ देखो, सबसे पहले तो फेयर अपने माइंड से आप लोग पूरी तरीके से हटा दीजिए कि यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कॉम्प्रहेंशन है उसमें ऑलमोस्ट उसके 28 से 30 क्वेश्चन होंगे। आप लोगों ने सबसे पहले या तो इसको कर लो या लास्ट के 30 मिनट में इसे कर लो, जो भी आपको सही लगता है वो कर लो। लेकिन ये जो इतने में से 30 में से अगर आप 28 क्वेश्चन आ गए, 28 में से आप लोग आराम से 20 क्वेश्चन तो सही कर ही ले जाओगे इस लॉजिकल गेसिंग मेथड से या फिर इस हैक वाले मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये 2024 का पेपर है और 2024 के पेपर में पैसेज नंबर 1, पैसेज जैसे कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे ऑप्शनों को देख करके आपने एनालिसिस करना है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट, आपके पास एक टाइम लिमिट है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग ट्रेंड, मुझे नहीं पता। दी करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। अब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बात कर रहा है कि यही एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जो अभी हमारा करंट मेथड है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, वही रिस्पॉन्सिबल है लॉस और वेस्टेज ऑफ फूड के लिए। ऐसा नहीं है, मल्टीपल फैक्टर कहीं ना कहीं इसमें होंगे। तो पहला स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हमें एक्सट्रीम लग रहा है। पहले स्टेटमेंट को आप हटाओ सीधे सीधे, पहला स्टेटमेंट आपका गया और आपका सीधे सीधे आंसर आ गया बी। अगले ऑप्शन भी पढ़ लो, पढ़ना चाहो तो। रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट, बिल्कुल जर्नल स्टेटमेंट है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट एप्लीकेबल, जर्नल स्टेटमेंट है, पहले का आंसर बी। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें भी है असम्पशन कौन कौन से हैं। अब यहाँ अगर आप देखोगे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड टू बी री इमेजिन एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको री इमेजिन करना है आप लोगों ने, क्योंकि जो लॉस और वेस्टेज ऑफ फूड हो रहा है उसको मिनिमम करना है आपने। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और अच्छा स्टेटमेंट भी है, जो कि होना चाहिए। री इमेजिन होना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 वहीं पे बोल रहा है, इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज़ अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। इसमें दो चीज़ें कही इसने, एक तो सोशल और एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी सभी सिटीजन्स की। ऐसा तो गाइज ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके साथ और लगा है और दो दो अलग फैक्टर हैं, सोशल और मोरल। इसलिए ऑप्शन गलत है आपका, और आपका सही आंसर आ गया इसमें ऑप्शन ए। तो अभी तक आपने देखा, आप लोगों ने 2 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिया है। उसी तरीके से अगर हम स्टेटमेंट नंबर 3 में, क्वेश्चन 3 में चले जाएँ, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। सेंट्रल बैंक ऐसा कर ही नहीं सकता है, इन्फ्लेशन को कम ला ही नहीं सकता है। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव बात चल रही है। द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन फिजिकल पॉलिसी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, आप लोगों ने दो ही टूल एक्चुअली इकोनॉमी में पढ़े होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, ये स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो आपका इसका ऑप्शन 3 का भी बी हो जाता है। सिमिलरली फोर्थ अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे क्वेश्चन को, तो फोर्थ में आप लोग देखेंगे, फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस। अगेन एक्सट्रीम बात करिए, यही ये इन्फ्लेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है कह रहा है ये। जबकि अभी हमने देखा मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को दोनों को साथ साथ में चलना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट दी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, जो हाई प्राइस है वो इफेक्ट नहीं करेगा लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड को।
तो सीधी सी बात है गाइस, प्राइस हाई होगा तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपका इसका आंसर आ गया डी। तो आपने देखा कि 4 क्वेश्चनों में आपने किस तरीके से इस हैक का यूज़ किया। अपने कॉमन सेंस का आपने यूज़ करना है, थोड़ा बहुत अपने जीएस की नॉलेज का आपने यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 4 दे रखे हैं, स्टेटमेंट को हम लास्ट से पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखेंगे आप, विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन अवर अर्बन एरियाज, प्लान डेवलपमेंट इन देम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और पॉवर्टी ज़्यादा है, इसलिए प्लान डेवलपमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है, स्टेटमेंट कह रहा है। स्टेटमेंट नंबर सी, इंडिया में मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरिया इज़ अ लोकल अफेयर विद अ क्रोनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड। क्रोनिक प्रॉब्लम अगेन एक्सट्रीम जा रहा है। स्टेटमेंट नंबर बी देखेंगे हम, इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अगेन जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के बारे में नेगेटिव बात की गई है, उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है, कह रहा है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1, करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, पहले तो हम इसमें एलिमिनेट करेंगे क्रोनिक प्रॉब्लम है जिसका फंड ही नहीं है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल यूनिफॉर्म क्रोनिक ही हो, या फिर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी, ये स्टेटमेंट आपको बता रहा है क्रोनिक होने के बारे में। लेकिन स्टेटमेंट नंबर डी, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और पॉवर्टी ज़्यादा है, इसलिए प्लान डेवलपमेंट वेरी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर बी, इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो स्वाभाविक है कि गलत ही होगा, कारण है कि उसमें नेगेटिव, हमारी ब्यूरोक्रेसी की नेगेटिव इमेज दिखाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और आप लोग इसको देख भी सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है और अच्छी बात कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में सिमिलरली हम आते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल। बिल्कुल ही नेगेटिव बात कर रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता आंसर। इंडिया नीड अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल विथ नॉलेज रिलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। इसमें बात करी जा रही है कि इंडिया को एक न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल चाहिए, जिनकी नॉलेज जो हो वो मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस के साथ कहीं ना कहीं लिंक हो। तो पहले स्टेटमेंट में अच्छी बात करी जा रही है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 इसका आंसर हो गया, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आप देखेंगे, इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड। ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। सोशल मीडिया हैव बिन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, अभी देखेंगे इसको। उसके बाद है स्टेटमेंट, सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट बिल्ड बाय कंपनी टू मेक प्रॉफिट। अभी स्टेटमेंट नंबर पहला, कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज सोशल मीडिया इंश्योर इंस्टेंट एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को तो इसने फास्ट किया है स्टेटमेंट नंबर 1 में। स्टेटमेंट नंबर 2 में 2 भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वो कह रहा है कि कंपनी अपना प्रॉफिट बनाती है, ये भी बात सही है। स्टेटमेंट नंबर सी, सोशल मीडिया हैव बिन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। अब इसमें क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, 2 स्टेटमेंट हमें सही जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो हम थोड़ा सा पैसेज को पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन में। हम देखेंगे, द फोकस ऑफ सोशल मीडिया इज restricted to the promotion of content that generate more user engagement regardless of how informatively the content may be। अब स्टेटमेंट आप दोबारा देखो, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन वही है कि कितना, अब आप देख रहे हो कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अक्रॉस द इंटरनेट जो नहीं होनी चाहिए। बहुत सा ऐसा कंटेंट होता है इंटरनेट में जो कि ठीक नहीं है, तो वो सब कंटेंट भी एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ साथ कंपनी प्रॉफिट मेकिंग का भी काम कर रही है। और सही से हम पढ़ेंगे इस स्टेटमेंट इसको, नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस व्हेन private entities with high capital can pay for more spaces for their opinion, they are effectively buying a louder voice. If political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one opponent till the election is won, they are quality of political support। जो भी है, अब देखो इसमें अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो आंसर तक तो मत पहुंचना, 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके कुछ घाटा नहीं होने वाला है आपको।
लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि स्टेटमेंट नंबर ए या बी में से ही अब कहीं ना कहीं आपका आंसर होगा। मैं प्योरली लॉजिक से जा रहा हूँ, इसमें और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव इनफ। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा है, सिर्फ कह रहा है कि इतना इंक्लूसिव नहीं है इंटरनेट। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट दी क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री। बिल्कुल कर सकता है, और एकदम छोटा सा शब्द उन्होंने लिखा है कि वो हमारी जो कंट्री की जो पॉलिटिक्स है उसकी क्वालिटी को इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आप लोग देखोगे अक्रॉस इंटरनेट बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब आजकल आप लोग देख ही रहोगे मुद्दा, इसको मैं ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 2 तो सही है। इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव इनफ, कह सकते हैं इज़ नॉट इंक्लूसिव इनफ, बिल्कुल सही बात है। अगेन उसने जनरल स्टेटमेंट बना दिया। 14 का आंसर सी। वो ये नहीं कह रहा है कि कंप्लीटली या फिर कुछ, नॉट इंक्लूसिव इनफ कह रहा है। इसके बाद आपका जो अगला पैसेज है, इसमें आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 में। बेस्ड ऑन दी अबव पैसेज द फॉलोइंग असम्पशन हैव बीन मेड। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल देन द गवर्नमेंट। पेरेंट्स का रोल ज़्यादा है गवर्नमेंट से। स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म टू टूडेज रिक्वायरमेंट एंड इज़ यूनिफॉर्म फॉर एंटायर कंट्री में एड्रेस द इश्यू ब्रॉट आउट। अब इसमें भी आप लोग ज़्यादा लॉजिक वॉजिक के चक्कर में मत लगे रहना, इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप करो। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाई द पैसेज। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इश्यू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस इन आवर। अगर हम पॉवर्टी पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे तो वो रिजॉल्व कर देगा अंडर परफॉर्मेंस का इश्यू। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है मॉनिटरी इनिशिएटिव टू पेरेंट्स एंड टीचर इज ए स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव द चिल्ड्रन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब एक चीज़ आप देखो, अगर हम पेरेंट्स और टीचर्स को मॉनिटरी इंसेंटिव दे भी देंगे तो क्या उससे चाइल्ड के एकेडमिक परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और उसी तरीके से जो पहला ऑप्शन है टोटल इरेडिकेशन, पॉवर्टी ख़त्म करने से उसकी परफॉर्मेंस में उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी बोल रहा है वो, ऐसा भी नहीं होगा। 100% तो नहीं होगा। आप लोग को इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सब कुछ, आप लोग पॉवर्टी से भी बाहर हो, लेकिन फिर भी आपकी परफॉर्मेंस तो वही है ना। ये स्टेटमेंट भी नहीं होगा। 22 का उसी तरीके से इंडिया इज़ नॉट पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट अचीवमेंट्स ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस। कह सकते हैं ये होता ही है जर्नलाइज्ड वे में, ये बात बिल्कुल आप लोग महसूस भी कर सकते हो। इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगेन इंडिया के बारे में नेगेटिव बात चल रही है, वो एडवांटेज नहीं लेगा। ये स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो गया। तो इसका सही आंसर कहीं ना कहीं हमें सी देखने को मिलता है। आप देखो, पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर that the competencies and achievement of young people are aligned with their expectations 110%। तभी आप लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो गाइस आपने देखा, कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ने भी पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने करने हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि जो क्वेश्चन छोड़ने हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन है कि जिसमें हम 2-3 ऑप्शन के बीच में या तो फंस जा रहे हैं या फिर जो समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं पैसेज अगर पढ़ना पड़ गया तो वो टाइम टेकिंग होगा बहुत ज़्यादा, और टाइम वहाँ पे होता नहीं है। अगर आप लोगों ने यूपीएससी का सीसेट का मतलब प्री का पेपर अगर दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे वहाँ पे आपके 1-1 घंटे जो होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, कब निकलते हैं पता नहीं चलता है। और कॉम्प्रहेंसन वालों को इतना टाइम लग ही जाता है अगर वो पैसेज के साथ गए तो 1 आवर में आपको ऑलमोस्ट, अगर 30 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं तो 80 में से इसको माइनस करो, 50 क्वेश्चन आप लोग के मैथ्स प्लस रीजनिंग के आने वाले हैं, और जो 1 आवर में करना इम्पॉसिबल है। और सिलेक्शन यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, दोनों की मिक्स्ड एफर्ट चाहिए आपको कॉम्प्रहेंसन प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग, तीनों में कुछ ना कुछ नंबर लेके आने पड़ेंगे। कॉम्प्रहेंसन क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक्स इसमें लग जाते हैं, इसलिए इसको जल्दी से कर लेना चाहिए, यहाँ से मार्क्स आपको मिल सकते हैं। आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। मैथ्स के आपको वही क्वेश्चन टारगेट करने हैं जो आपको आते हैं, और सिमिलरली रीजनिंग के आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। मतलब आपने रीजनिंग में ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, रीजनिंग सीधे सीधे आती होगी तो आती होगी, नहीं आती होगी तो नहीं आती होगी। मैथ्स में जिस क्वेश्चन में भी फंस रहे हो उसे छोड़ना, सीधे आगे बढ़ना। तो इस तरीके से आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के चलना पड़ेगा। तीनों में आपको कहीं ना कहीं आपकी एक कमांड होनी चाहिए सी सेट को निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने इसमें देखा, मैं आपको आंसर सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, लेकिन
वो प्योरली लॉजिक से नहीं हो रहा है, उसमें और भी चीज़ें लगेंगी, पढ़ना पड़ेगा पैसेज, तो फिर कोई मतलब नहीं है। 23 क्वेश्चन को हम देखते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ द ऑथर? साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये इसमें बात हो रही है, ठीक है। साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस ऑफ द पीपल। साइंस एक प्रोडक्ट है कह रहा है सिविलाइज सोसाइटी का, और उसका यूज़ होना चाहिए साइंटिफिक अवेयरनेस के लिए। तीसरा स्टेटमेंट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। ठीक है। साइंस मस्ट परस्यू ट्रुथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। अब अगर आप साइंस के बारे में, अब सीधी सी बात पता होगा कि साइंस इज़ अ बेन और बोन, ये आपको पता होना चाहिए। साइंस के बारे में लोग कहते ही हैं कि विज्ञान से विनाश भी होता है और विज्ञान से उद्धार भी होता है, तो वो बात तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट नंबर डी ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, ये तो करना ही पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बात हो गई। लेकिन साइंस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, ये भी ठीक है, उसके एप्लीकेशन पार्ट की बात है, लेकिन ये भी छोटी सी बात है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज मेड पॉसिबल, ये भी छोटी सी बात है। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात कर रहा है साइंस मस्ट परस्यू ट्रुथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो ये आंसर आपका सीधे सीधे यहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 आपने कर लिया। अब आप अगले क्वेश्चन पे जंप करो, क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो मेरे से भी जितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो पाएंगे मैं उतने ही करूँगा। तो गाइज आप देखना क्वेश्चन नंबर 31, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट। बिल्कुल गलत। साइंस नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। इतने साल से जो युग चले आ रहे थे वो विदाउट साइंस ही चले आ रहे थे कहीं ना कहीं। मतलब साइंस तो हर समय एप्लीकेबल थी, लेकिन उस समय कोई प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस में नहीं थी जैसे आज हम लोग इतना पढ़ते हैं साइंस को। तो साइंस के बिना नहीं होता ऐसा तो नहीं कह सकते हैं हम लोग। लेकिन इट इज़ साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी, दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत से क्लॉजेज हैं, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, आप लोग समझ सकते हैं। तो साइंस एकमात्र ऐसा फैक्टर नहीं है। उसी तरीके से तो इसका आंसर दोनों ही गलत हैं, तो 31 का आंसर डी। इतना ही सोचना है अपने पेपर में, इससे ज़्यादा अगर सोचोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 32, बेस्ड ऑन दी अबव पैसेज द फॉलोइंग assumption हैव बीन मेड। द हॉरर ऑफ मॉडर्न लाइफ आर द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। ये शब्द तो जहाँ आए काट ही देना कि ये चेंज ही नहीं हो सकता। द हॉरर ऑफ मॉडर्न लाइफ आर, मतलब यही रिजल्ट है कुल मिला के, ये गलत है पूरी तरीके से। उसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट, द एस्पेक्ट ऑफ ट्रुथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। तो पहले तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा गलत हो गया। अब या तो आंसर बी है या दी है, इतना आपको पता होना चाहिए। लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट फॉर, ये कहीं ना कहीं जर्नलाइज बात कर रहा है। द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट, यही हकीकत बात है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 आप लोग बी आंसर मार के आगे चले जाएंगे। और अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो बी या डी में से एक आंसर तो आपने करना ही है। और जहाँ पे भी ऐसे फंसो बी या डी में से, इसको लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जब आप कॉम्प्रहेंशन के कुछ क्वेश्चन सही करके जा चुके हो और मैथ्स और रीजनिंग आप कर चुके हो, तो लास्ट के बचे हुए जो 5-10 मिनट होते हैं उसमें थोड़ा बहुत सोच सकते हो आप इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जहाँ पे आप फंस रहे हैं, वरना इन्हें करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो गाइज उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अब 33 है आपके पास। व्हेन वी मीट अदर पीपल वाइल वी ट्रेवल वी लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन imagination and understanding, community and nationalities, local values and universal values, friend and foes। ठीक है। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब भी आप नए लोगों से मिल रहे हैं ट्रैवल करते समय, तो क्या कैसे डिफ्रेंशिएट हम क्या लर्न करेंगे? इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटी एंड, अब इसमें भी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन हैं, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है, आपको पढ़ना पड़ेगा पैसेज, और जहाँ पैसेज पढ़ना पड़ेगा मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व एक्चुअली अभी नहीं करना चाह रहा हूँ। वो जब मैं करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने पैसेज पढ़ना है, कौन सी लाइन्स हैं पैसेज की जो आपने एक्चुअली पढ़नी है। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज, अगेन ये स्टेटमेंट हमारे सामने आ गए हैं। देखो 3 स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ आप देखो, ट्रैवल लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ये तो होता ही है कि जब आप ट्रैवल करोगे तो बहुत से कल्चर, आप बहुत से लोगों को एक्सप्लोर करोगे, बहुत से चीज़ें एक्सप्लोर करोगे एक्चुअली। तो ये स्टेटमेंट तो जर्नलाइज्ड है, एकदम सही होना भी चाहिए। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, ट्रैवल हेल्प दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज़। हाँ बिल्कुल उन्हें हेल्प कर सकती है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि नहीं हेल्प कर रही है। किसी की भी हेल्प करी होगी तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 1-2 तो आपके होने ही हैं।
अब 1-2 या तो आपका ए में है या डी में है। स्टेटमेंट नंबर 3 आपने देखना है। अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग पीपल। एक इंसान जिसको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है ट्रैवल का, वो लोगों के बीच के डिफरेंस रिजॉल्व कर सकता है। ऐसा 100% गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, देखो हेल्प कर सकता है। लेकिन यहाँ पर रिजोल्यूशन की बात आ गई कि रिजॉल्व कर रहा है वो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि रिजॉल्व कर ही दे। तो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा, तो आंसर आपके पास बचा हुआ ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो गाइस आप देख रहे हो किस तरीके से कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन आप बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो बहुत ही लिमिटेड टाइम में। तो इसी तरीके से आपने रियल पेपर में भी इसे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वहाँ टाइम कम रहता है, इसलिए मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको मेरे इस कोर्स का पार्ट बनना है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बताया है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8535088886 में। और इसकी जो कोर्स फीस है मैं आपको बता दूंगा, बहुत लिमिटेड कोर्स फीस है। तो ये सब मैं आपको सब 2011 से लेकर के 2024 तक के सीसेट के सभी पेपर करवा दूंगा, पूरे लॉजिक्स। आपको कॉम्प्रहेंशन में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो कॉम्प्रहेंशन ऑटोमेटिकली आप कर लोगे जितने भी हो सकते हैं सही। तो ऑलमोस्ट अगर 28 भी आ गए, 28 में से भी 20 तो आप सही कर ही लोगे। तो आप देख लो आपको अब कितने 7-8 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम को। तो कॉम्प्रहेंशन का बहुत ज़्यादा वेटेज मैं पर्सनली समझता हूँ। तो इसलिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। और सिमिलरली जो इसमें जीएस का पेपर है, जीएस के लिए भी जो ट्रिक्स हैं, जीएस के लिए भी जितनी भी ट्रिक्स हैं या फिर हैक्स हैं या फिर जो भी नॉलेज है, अगर वो भी आपको चाहिए जीएस के लिए 100+ मार्क्स स्कोर करने की, तो डेफिनेटली आप मुझे अगेन कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग 2011 से लेकर के सेम 24 तक के पेपर, जितने भी पेपर हैं, एक एक सिंगल क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे और इस तरीके से आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, अभी मैं इतना ही इसको करके बाइंड अप करना चाहता हूँ। बाद में मैं इसमें और भी लेक्चर लेके आऊँगा। अगर आप लोग को सही लग रहे होंगे ये लेक्चर या आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने यहाँ डिस्कस किया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू लॉट।